अतीत एपिसोड 12। अब आगे। असिस्टेंट की बात सुनकर भावेश ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, उस फंक्शन में अपने आदमियों को भेज देना और उस विराज के आते ही मुझे इन्फॉर्म करना, और इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जी सर। ये कहकर भावेश का असिस्टेंट कमरे से बाहर चला गया और भावेश भी एक गहरी सांस लेकर सोने की तैयारी करने लगे। अगले दिन रायजादा पैलेस में सुबह होते ही विक्रम ने घर के सारे लोगों को मिलिट्री और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी और सब लोग अपना अपनी ट्रेनिंग करने के बाद नाश्ता कर काम पर जाने लगे। जब विक्रम अपने काम पर जाने लगे तो भावेश ने उन्हें रोका और कहा, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। भावेश की बात सुनकर विक्रम ने कुछ नहीं कहा और भावेश की बात मानकर उनके साथ चलने लगे। दोनों टहलते हुए गार्डन के पास बने कॉफी टेबल के पास आ गए थे। भावेश ने अपने सामने देखते हुए विक्रम से कहा, खुराना फैमिली को ढूंढने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं हाजिर हूँ, आप बस बताइए करना क्या है। विक्रम ने कहा तो भावेश ने उन्हें एक हफ्ते बाद होने वाले फंक्शन के बारे में बताते हुए कहा, एक हफ्ते बाद ब्लू CASANDRA होटल में एक चैरिटी फंक्शन होने वाला है जिसमें खुराना फैमिली का एक खास आदमी चीफ गेस्ट बनकर आएगा, हमें उसे दबोचना है। आप फिक्र मत कीजिए, जब भी आपको मेरी जरूरत महसूस हो आप मुझे याद कर लीजिएगा। ये कहकर विक्रम भी उस दिशा में देखने लगे जहां भावेश देख रहे थे। कुछ देर बाद भावेश ने विक्रम से पूछा, मैं पिछले कुछ दिन से नोटिस कर रहा हूँ, आजकल तुम बड़े परेशान रहने लगे हो, कोई बात है क्या? क्या बताओ पिताजी, मेरे लाड़ प्यार ने मयंक और अंशिका को बिगाड़ दिया है। जब ईशा इंडिया आई थी तब मयंक ने उसे किडनैप करवाया था, लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि किसी ने उसकी जान बचा ली। बस इसी बात से परेशान हूँ कि अब आगे जाकर इस पत्थर को संभालने की जिम्मेदारी किसे दूँ। विक्रम ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या सच में ऐसा हुआ था? लेकिन ईशा ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। भावेश ने चौंकते हुए कहा। विक्रम ने मुस्कुराते हुए उनकी बात का जवाब दिया, ये उसके साथ पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी मयंक ने कई बार उस पर जानलेवा हमले करवाए हैं, लेकिन भला हो रंजीत का, उसने मुझे सब बता दिया। उसने ये बात आपको इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो नहीं चाहती कि आप अपने पोते पोती में भेदभाव करना शुरू कर दे। ईशा बचपन से बड़ी समझदार बच्ची रही है, आखिर बचपन से उसकी परवरिश मैंने ही तो की है। भावेश ने मुस्कुराते हुए कहा। मयंक भी तो आपके साथ है, पला बड़ा है, उसे इतनी समझ क्यों नहीं आई? विक्रम ने मजाक में कहा तो भावेश ने उन्हें गुस्से से देखा, जिस पर विक्रम अपना सर झुकाकर वहां से चले गए। इसी तरह ये दिन भी बीत गया और अगले दिन शाम के वक्त ईशा अपना काम खत्म कर खाली बैठी पेपरवेट से खेल रही थी। तभी उसे कुछ सुझा और वो टेबल पर रखी ईवान की फाइल उठाकर पढ़ने लगी। कुछ देर बाद उसने फाइल बंद की और भावेश के कमरे की तरफ चली गई। भावेश जो अपना कुछ काम खत्म करने के बाद अपने कमरे में आराम कर रहे थे, जब उन्होंने दरवाजे पर नॉक की आवाज़ सुनी तो वो समझ गए कि दरवाजे पर ईशा खड़ी है। उन्होंने ईशा को अंदर आने के लिए कहा और बेड से पीठ टिकाकर बैठ गए। ईशा ने बेड के पास रखी चेयर पर बैठते हुए कहा, दादू, क्या आप मेरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे? अरे क्यों नहीं भाई, तुम प्रोजेक्ट की डिटेल्स बताओ, बाकी का मैं देखूंगा। भावेश ने कहा तो ईशा ने चहकते हुए कहा, वो दादू एक मॉल है जो पिछले कुछ सालों से बंद पड़ा है और गवर्नमेंट के अंडर है। मैं चाहती हूँ कि क्यों ना उस मॉल को तोड़कर हम वहाँ एक वाटर पार्क बनाया जाए। आइडिया तो बुरा नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इस प्रोजेक्ट में मुझे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि उस प्रोजेक्ट को बनाने में तुम अकेले ही इतने पैसों का इंतजाम कर सकती हो। भावेश ने अपने ठुड्डी पर उंगली रखते हुए कहा, जिस पर ईशा ने कहा, बात पैसों की नहीं है दादू, हमने कई सालों से कोई कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट नहीं बनाया है और आज जब मैं खाली बैठी थी तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर काम कर लिया जाए। ये भी सही है, तो फिर एक काम करते हैं कि पहले सरकार से ज़मीन खरीद कर उस मॉल को तोड़ देंगे, उसके बाद आगे का काम शुरू करेंगे। तब तक तुम उस वाटर पार्क का डिज़ाइन तैयार करवाओ। भावेश ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा तो ईशा ने उन्हें साइड हग करते हुए कहा, ये हुई ना बात दादू, आप ज़मीन खरीद कर मुझे बताइए, मैं उसके आगे का देख लूँगी। इतनी जल्दी क्या है, कुछ दिन और इंतज़ार कर लो, मैं एक ज़रूरी काम ख़त्म करने के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करूँगा। भावेश की बात मानते हुए ईशा ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं अपना एक और काम भी खत्म कर लेती हूँ, फिर इस पर काम करेंगे। ईशा की बात सुनकर भावेश हल्के से मुस्कुरा दिए और उन्होंने ईशा का माथा चूम लिया। देखते ही देखते वो दिन आ गया जब चैरिटी फंक्शन था। होटल के बड़े से बैंक्वेट हॉल में एक से एक बड़ी हस्तियां बातें करते हुए अपनी ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे थे और स्टेज पर बच्चे अपना प्रदर्शन दिखा रहे थे। उस पार्टी में प्रणीता अपने बेटे आयुष के साथ आए हुए थे और वो भी बाकी लोगों के साथ पार्टी में घुल मिल गए थे। समय समय पर प्रणीता अपने आसपास देख रहे थे। जब आयुष ने ये नोटिस किया तो उसने अपने डैड से पूछा,
डैडी आप थोड़ी थोड़ी देर पर अपने आसपास क्या देख रहे हैं? अरे वो इवान को देख रहा हूँ, उसका मुझे कुछ समझ नहीं आता, पता नहीं कब क्या कर दे, और ऊपर से वो आगे क्या करने वाला है ये किसी को बताता भी नहीं है, प्रणीत ने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए कहा। वही भावेश के बॉडीगार्ड्स सर्वेट्स के भेष में उस पार्टी में आए थे और सारी एक्टिविटीज ऑब्जर्व कर रहे थे। होटल के पार्किंग में भावेश विक्रम के साथ कार में बैठे गार्ड्स के शर्ट में लगे स्पाई कैमरा की लाइव रिकॉर्डिंग अपने फोन में देख रहे थे। एपिसोड 12। अब आगे। पार्टी में हर कोई स्टेज पर नाच रहे बच्चों को देख रहे थे और आपस में बातें करते हुए पार्टी एंजॉय कर रहे थे। कुछ देर बाद होस्ट स्टेज पर आया और उसने अपने चीफ गेस्ट के आने की अनाउंसमेंट की। ये अनाउंसमेंट सुनते ही विक्रम और भावेश की नजरें एकटक मोबाइल की स्क्रीन पर गड़ गई और वो दोनों विराज के आने का इंतजार करने लगे। वहीं इवान मॉल की छत पर बनी रेलिंग पर बैठा पूरे दिल्ली को देख रहे थे। आयुष ने चुपके से अपना व्हाट्सएप ओपन किया और इवान के प्रोफाइल में जाकर कुछ डॉट्स टाइप करते हुए इवान को सेंड कर दिए। इवान के फोन पर नोटिफिकेशन का साउंड आते ही इवान को उसका सिग्नल मिल गया और वो छत पर से कूद गया। नीचे गिरने से पहले ही इवान एक बाज में तब्दील हुआ और उड़ते हुए होटल की तरफ बढ़ गया। वहीं भावेश और विक्रम ने विराज का चेहरा देख लिया था। ये 25 साल पहले रणवीर का बॉडीगार्ड था, अब सीधा उसका खास आदमी बन गया। विक्रम मुझे ये किसी भी हालत में चाहिए, वो भी जिंदा, भावेश ने फोन की स्क्रीन पर नजरें गाड़ाए कहा। आप बेफिक्र हो जाइए, मैं अभी इसे लेकर आता हूँ, विक्रम ने कार से बाहर निकलते हुए कहा और होटल की पार्किंग से होते हुए लॉबी में आ गए। कुछ देर पूछताछ करने के बाद विक्रम को लिफ्ट के बारे में पता चला तो वो लिफ्ट की दिशा में बढ़ गया। लेकिन विक्रम से लिफ्ट के आने तक सब्र न हुआ और वो बगल में बनी सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। विक्रम सीढ़ियां चढ़ने के बजाय उन पर क्लिम्ब करते हुए ऊपर जाने लगा। 65 साल का होने के बावजूद भी विक्रम की शरीर एक नौजवान फौजी जितना एक्टिव था। फंक्शन 15वें फ्लोर पर चल रहा था और कुछ देर बाद विक्रम 15वें माले पर पहुंच गए और वो जैसे ही बैंक्वेट हॉल की तरफ बढ़े तो उन्हें उसी हॉल में से कांच के टूटने की आवाज आई। कुछ समय पहले इवान उठते हुए ग्लास वाल को तोड़कर हॉल के अंदर आ गया। उसके अंदर आते ही पूरे हॉल में अफरा तफरी का माहौल हो गया और सब लोग इवान के बाज वाले रूप को देखकर छुपने की जगह ढूंढने लगे। प्रेजेंट। कांच टूटने की आवाज सुनते ही विक्रम ने अपने चेहरे के निचले हिस्से को मास्क से कवर किया और हॉल के अंदर आ गए। वहीं इवान भी अपने लॉर्ड ऑफ डार्कनेस के रूप में आ गया था और विराज को ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर विक्रम पर गई जो अभी अभी अंदर आए थे। उसने विक्रम को इग्नोर करते हुए आयुष को देखा तो आयुष ने विराज को देखा जो अपने गार्ड से घिरा हुआ था। विक्रम की नजर भी विराज पर थी। जैसे ही दोनों विराज की तरफ बढ़े तो विराज के गार्ड्स ने उन दोनों पर फायरिंग शुरू कर दी। जहां विक्रम बड़ी फुर्ती से गोलियों से बचते हुए विराज की तरफ बढ़ रहे थे तो वहीं इवान ने एक जादुई रस्सी की मदद से विराज की गर्दन को जकड़ा और अपनी तरफ खींचने लगा। विराज उस रस्सी से निकलने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी एक गार्ड विराज की टांग पकड़कर अपने तरफ खींचने लगा। ये देखकर इवान ने अपने दूसरे हाथ से जादू करते हुए कुछ टेबल्स को हवा में उठाया और उन गार्ड्स की तरफ फेंक दिया। टेबल से बचने के लिए गार्ड्स चारों तरफ बिखर गए और उन्होंने विराज का पाँव भी छोड़ दिया। मौका पाकर इवान ने तेजी से विराज को अपनी तरफ खींच लिया। वहीं एक टेबल उठते हुए विक्रम के ऊपर गिरने को हुआ तो विक्रम फर्श पर लेट गए और उन्होंने भी इवान की तरह अपने हाथ से जादुई रस्सियां निकालकर एक खंबे से बांध दी और स्पाइडरमैन की तरह स्विंग करते हुए इवान के पास जाकर खड़े हो गए। इवान ने विक्रम से लड़कर अपना टाइम बर्बाद करना जरूरी नहीं समझा और विराज को घसीटते हुए टूटी हुई ग्लास वाल की तरफ ले जाने लगा। तभी विक्रम ने अपनी रस्सियों की मदद से विराज का हाथ जकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचने लगे। ये देखकर इवान को गुस्सा आ गया और उसने विक्रम से लड़ने का मन बना लिया। वो पीछे मुड़ा और अपने दूसरे हाथ से रस्सी निकालकर विक्रम की गर्दन जकड़ ली। विक्रम ने भी फुर्ती के साथ उस रस्सी से अपने आप को आज़ाद किया और इवान से लड़ने लगे। इवान भी विराज को छोड़कर विक्रम से लड़ने लगा। दोनों एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे थे। विक्रम इवान की कॉम्बैट स्किल्स देखकर इम्प्रेस हो गए थे और इवान उनकी मैजिक यूज करने की स्किल्स देखकर। दोनों आपस में लड़ रहे थे कि तभी एक नकाबपोश विराज के पास आया और उसे उन दोनों की नजरों से बचाते हुए बाहर ले जाने लगा। विराज ने उस नकाबपोश के साथ चलते हुए कहा, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया रघुवीर सर। भले ही विराज ने ये बात धीरे से कही थी लेकिन इवान ने अपनी सुपर हियरिंग से ये बात सुन ली थी। रघुवीर नाम सुनते ही इवान का गुस्सा दुगना हो गया और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर विक्रम को एक राउंड हाउस किक मारी जिससे विक्रम एक खंबे से टकरा गए। उस नकाबपोश को भी पता चल गया कि इवान ने उसे देख लिया है। उसने विराज को एक टेबल के नीचे छुपने के लिए कहा और इवान की तरफ मुड़कर उससे लड़ने के लिए तैयार हो गया।
इवान रघुवीर से कुछ दूरी पर आकर रुक गया। वहीं विक्रम भी इवान से कुछ दूर आकर खड़े हो गए थे। इवान ने तिरछी नजरों से दोनों को देखा और अपना एक हाथ जमीन पर रखकर काला धुआं उड़ाते हुए हवा में उड़ गया। काला धुआं पूरे हॉल में फैल गया था। कुछ देर बाद जब धुआं कम हुआ तो उस हॉल में एक भेड़िए की आवाज गूंजी। रघुवीर और विक्रम कुछ समझ पाते उससे पहले ही इवान रघुवीर की तरफ झपट पड़ा और एक काला भेड़िया जिसकी आंखें इवान की आंखों की तरह सुनहरे रंग की थी वो विक्रम की तरफ बढ़ गया। विक्रम के लिए उस भेड़िए को संभालना मुश्किल हो रहा था क्योंकि उस भेड़िए को ताकत इवान के गुस्से से मिल रही थी। जैसे जैसे इवान का गुस्सा बढ़ेगा वैसे वैसे उस भेड़िए की ताकत में इजाफा होता जाएगा। इवान ने बिना देरी किए रघुवीर पर लातों और मुक्कों की बरसात कर दी थी। रघुवीर बूढ़ा हो चुका था जिस वजह से वो इवान से ज्यादा देर तक नहीं बच सका और इवान की लात सीने पर पड़ते ही रघुवीर हॉल की दीवार तोड़ते हुए एक गैलरी में जाकर गिरा। इवान ने रघुवीर को मारने के लिए उसकी तरफ कदम बढ़ाए तो रघुवीर ने जल्दी से उठकर अपने आसपास आग की लपटों का घेरा बना दिया। आग की लपटें देखकर इवान अपनी जगह रुक गया और उसे अपनी मां की मौत का मंजर याद आने लगा। वहीं मौका पाकर रघुवीर गैलरी से होता हुआ होटल के बाहर निकल गया और इवान अपनी जगह बूथ बना खड़ा रहा। दूसरी तरफ उस भेड़िए की ताकत कम होने की वजह से विक्रम ने उसे काबू किया और एक रस्सी से बांधकर इवान की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन इवान ने ये सेंस कर लिया। विक्रम इवान को छू पाते उससे पहले ही इवान गायब हो गया और उसके साथ ही वो भेड़िया भी सुनहरी रोशनी बनकर विराज की तरफ बढ़ गया। ये देखकर जैसे ही विक्रम ने विराज के पास वाली टेबल पर नजर घुमाई तो उन्होंने इवान को वहां खड़ा पाया। इवान ने विराज की गर्दन पकड़ी और दौड़ते हुए टूटी हुई ग्लास वाल से होटल के बाहर छलांग लगा दी। विक्रम भी उसके पीछे दौड़ते हुए ग्लास वाल से नीचे कूद गए। जमीन पर टकराने से पहले ही इवान एक विशालकाय बाज में तब्दील हुआ और विराज को अपने पंजों में फंसाकर हवा में उड़ गया। इवान को बाज में तब्दील होते देख विक्रम ने मन ही मन कुछ मंत्र बुदबुदाए जिससे उनके पीठ पर भी नीले पंख निकल आए। विक्रम भी उड़ते हुए इवान का पीछा करने लगे। जब इवान को ये एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है तो उसने फौरन अपनी दिशा बदली और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के बीच से होते हुए विराज को लेकर गायब हो गया। इवान को गायब होते देख विक्रम को समझते देर नहीं लगी कि इवान ने उसे चकमा दे दिया है। कुछ देर बाद इवान विराज को मेहरा हवेली के बाहर बने गार्डन में लेकर आ गया और उसे गार्डन पर पकड़कर अपने असली रूप में आ गया। इवान ने विराज को उसकी गर्दन से पकड़ा और लगभग घसीटते हुए हवेली के अंदर ले जाने लगा। एक गार्ड भावेश के कहने पर कई हफ्तों से उस हवेली पर नजर रखे हुए था। जब उसने इवान को अंदर जाते देखा तो उसने फौरन भावेश को फोन करके ये बात बता दी। एपिसोड 14 अब आगे। उस गार्ड की कॉल काटते ही भावेश ने अपने सामने देखा तो उन्हें सामने से विक्रम आते हुए दिखे। विक्रम की कार में बैठते ही भावेश ने उनके कंधे पर हाथ रखा और उनकी चिंता करते हुए पूछा, क्या तुम ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ, लेकिन वो विराज बचकर निकल गया और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो बाकी दोनों कौन थे जो विराज को लेने आए थे, विक्रम ने कहा। भावेश के असिस्टेंट ने विक्रम की बात का जवाब देते हुए कहा, आपकी लड़ाई जिससे हुई वो लॉर्ड ऑफ डार्कनेस था, वही है जिसकी वजह से इंडिया के लोग रात में घर से बाहर निकलने में कांपते हैं। तुम गाड़ी मेहरा हवेली की तरफ लो जल्दी, भावेश ने अपने असिस्टेंट से कहा तो असिस्टेंट ने भावेश की बात मानते हुए कार स्टार्ट की और होटल की पार्किंग से बाहर निकल गया। रास्ते में विक्रम ने भावेश से कहा, पिताजी ये लॉर्ड ऑफ डार्कनेस की शक्तियाँ बिल्कुल रजत अंकल की शक्तियों जैसी है। अगर ये रजत अंकल हुए तो मैं इन्हें नहीं हरा पाऊंगा। तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे वो पत्थर दो, अब इससे आगे मैं देखता हूँ, भावेश ने विक्रम के आगे अपना हाथ करते हुए कहा। विक्रम ने अपने गले से एक लॉकेट उतारी और भावेश के हाथ में रख दी। उस लॉकेट में एक छोटा पत्थर लगा था जो नीले रंग का था और उस पत्थर के अंदर कुछ नीली रंग की रोशनी तैर रही थी। भावेश ने वो लॉकेट पहन लिया और एक मंत्र पढ़ते ही उस पत्थर की शक्तियां उनके अंदर समा गईं। दूसरी तरफ इवान विराज को घसीटते हुए हवेली के हॉल में ले आया जहां 18 साल पहले उसकी मां ने दम तोड़ा था। इवान ने विराज की तरफ झुकते हुए कहा, तुझे रघुवीर के बारे में जो भी पता है सब बता दे और अपनी जान भिख में ले जा, वरना आज तू भी वैसी मौत मरेगा जैसी मौत 18 पहले एक बच्चे की हुई थी। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, अब तू अपनी जान की परवाह कर क्योंकि तूने रघुवीर खुराना से पंगा लिया है, विराज ने अपने दर्द को सहन करते हुए कहा। वहीं विराज की बात सुनकर इवान ठहाके लगाकर हंसने लगा और उसने हंसते हुए कहा, तेरा मालिक तब तक ताकतवर था जब तक उसका पाला मुझसे नहीं पड़ा था, अब तेरा मालिक लोगों से रहीम की भिख मांगता फिरगा, बता कहाँ है रघुवीर खुराना? विक्रम और भावेश हवेली के खंबे के पीछे छुपकर इवान और विराज के बीच हो रही बातें सुन रहे थे।
इवान की बात सुनकर विराज मुस्कुराने लगा और उसने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। मंत्र की आवाज सुनकर भावेश खंबे से बाहर निकले और विराज का मुंह बंद करने के लिए उन्होंने जादुई रस्सी निकालकर विराज के चेहरे पर लपेट दिया। लेकिन तब तक विराज ने अपना मंत्र खत्म कर दिया था। वो मंत्र खत्म होते ही विराज के गर्दन पर बने एक टैटू में लाल रोशनी जलने लगी और विराज का शरीर टाइम बॉम्ब की तरह फट गया। इस धमाके से इवान और भावेश कुछ दूर जा गिरे। भावेश को गिरते देख विक्रम ने आगे बढ़कर उन्हें उठने में मदद की। वहीं इवान उठा और विराज की तरफ बढ़ने लगा। विराज की बॉडी के चित्रे उठते देख इवान ने चिल्लाते हुए कहा, विराज तू इतनी आसानी से नहीं जा सकता, तुझे मैं अपने हाथों से मारने वाला था, वापस आ। इवान पागलों की तरह गुस्से में गुर्राते हुए चिल्लाए जा रहा था। वहीं उसे ऐसा करते देख विक्रम और भावेश हैरान थे। उन दोनों के अलावा प्रणीता और आयुष भी इवान को दीवार से बाहर देख रहे थे। दोस्तों, आपको बताते चले कि प्रणीता और उनके बेटे आयुष के पास किसी भी चीज के आर पार देखने शक्ति है। आयुष ने इवान को देखते हुए प्रणीता से पूछा, डैड ये ऐसे पागलों की तरह क्यों बर्ताव कर रहा है? वो एक साइको है, मैंने तुमसे कहा था ना, ये उल्टी खोपड़ी का इंसान है, कब क्या कर दे ये किसी को नहीं पता, प्रणीता ने इवान को देखते हुए जवाब दिया। भावेश और विक्रम धीरे धीरे इवान की तरफ बढ़ने लगे। वहीं इवान अपने घुटनों पर बैठा गुस्से में गुर्राए जा रहा था। सुनो, अगर तुम चाहो तो हम साथ मिलकर उसे ढूंढ सकते हैं, भावेश ने इवान के पास आते हुए कहा तो इवान ने उन्हें देखकर बच्चों की तरह चहकते हुए कहा, आप सचमुच मेरी मदद करेंगे? फिर अचानक से उसने अपनी टोन चेंज की और भारी आवाज में कहा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। भावेश और विक्रम इवान का डरावना चेहरा देखकर अंदर तक दहल चुके थे और ऊपर से उसका ऐसा बर्ताव उनके दिलों में इवान का डर बैठा रहा था। वो दोनों इवान से कुछ और बात कर पाते उससे पहले ही इवान सुनहरी राख में तब्दील होकर गायब हो गया। अगली सुबह जब इवान की आंखें खुली तो उसने अपने आप को घर के बिस्तर पर पाया। वो उठा और तैयार होकर जॉब की तलाश में निकल गया। दूसरी तरफ रायजादा पैलेस में भावेश और विक्रम को रात भर नींद नहीं आई। इवान को देखकर उनकी नींद जैसे गायब हो गई थी। दोनों रात भर इवान के बारे में ही सोच रहे थे। सुबह के 6:00 बजते ही मयंक विक्रम के कमरे में आया और उसने विक्रम से पूछा, डैड बाहर सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, आज की ट्रेनिंग डिसमिस कर दो, विक्रम ने बेड पर बैठते हुए कहा तो मयंक विक्रम के पास आया और उनका माथा छूते हुए पूछा, आप कल रात ठीक से सोए तो हैं ना? मुझे क्या होना है, बस वो कल रात पार्टी में थोड़ी ज्यादा पी ली थी जिससे सर थोड़ा चकरा रहा है और कुछ नहीं, विक्रम ने कहा तो मयंक को तसल्ली हुई। मयंक ने बाहर जाते हुए विक्रम को उनका ख्याल रखने के लिए कहा जिस पर विक्रम ने थम्स अप दिखा दिया। इसी तरह 2 दिन और बीत गए लेकिन विक्रम और भावेश के दिमाग से इवान का चेहरा भुलाया नहीं जा रहा था। ईशा ने विक्रम और भावेश को देखकर ये नोटिस कर लिया था कि वो दोनों किसी बात को लेकर परेशान हैं। लंच होने के बाद जब ईशा भावेश से मिलने उनके कमरे में गई तो भावेश कमरे की बालकनी में बैठे अपनी ही सोच में गुम थे। दादू, इज एवरीथिंग ऑफ? ईशा ने भावेश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो भावेश अपने ख्यालों से बाहर आए और उन्होंने ईशा को देखकर उसे अपने पास बिठा लिया। सब ठीक है, बस वो थोड़ी काम की टेंशन है। फिर भावेश ने बात बदलते हुए ईशा से पूछा, खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा वाटर पार्क वाला प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुंचा? वो मैं उसका प्रोटोटाइप तैयार करवा रही हूँ, लेकिन कुछ पेपर वर्क पेंडिंग है और हमें वो जमीन भी खरीदनी है, ईशा ने कहा। ईशा की बात सुनकर भावेश ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ दिन और इंतजार कर लो, मैं गवर्नमेंट के लोगों से बात करके वो जमीन खरीद लेता हूँ, बाकी के पेपर वर्क्स भी चुटकियों में पूरे हो जाएंगे। थैंक यू दादू, यू आर द बेस्ट दादू इन द वर्ल्ड। ईशा ने भावेश को हक किया और उनके गाल पर किस करते हुए कमरे से बाहर निकल गई। कमरे से बाहर निकलते ही ईशा ने अनामिका को कॉल लगाए और उसे कार तैयार रखने का कहकर पैलेस से बाहर निकल गई। पैलेस के बाहर अनामिका कार के अंदर बैठी ईशा के आने का इंतजार कर रही थी। ईशा के कार में बैठते ही ड्राइवर ने उससे पूछा, कहाँ चलना है मैडम? अनामिका, इन्हें इवान के घर का एड्रेस बताओ, ईशा ने अनामिका से कहा और अनामिका ने ड्राइवर को एक मॉल का एड्रेस बता दिया। एपिसोड 15 अब आगे। कुछ देर बाद ईशा की कार मॉल के बाहर आकर रुकी और ईशा कार से बाहर निकलकर मॉल के अंदर चली गई। ईशा के पीछे अनामिका और गार्ड्स भी चलते हुए मॉल के अंदर चले गए। मॉल को एक्सप्लोर करते हुए ईशा ने एक गार्ड से इवान के घर का रास्ता पूछा, जिस पर उस गार्ड ने ईशा को अपने पीछे आने के लिए कहा। ईशा उस गार्ड के पीछे चलते हुए एक कमरे के सामने आकर रुक गई। तुम दोनों यहाँ से बाहर जाओ और ध्यान रखना इवान तुम लोगों को ना देखे, ईशा ने कहा तो उसकी बात मानकर अनामिका और गार्ड्स उस कमरे के आसपास छुप गए। ईशा कमरे के अंदर गई और इवान का घर देखने लगी।
कुछ देर पहले ही इवान अपना खाना लेने बाहर गया था, जिससे ईशा बेफिक्र होकर इवान का घर देख रही थी। टीन के डिब्बों पर पड़ी बियर की बोतल को देखकर लग रहा था कि इवान ने रात में जमकर पार्टी की है। ईशा ने उसके कमरे का हर सामान खंगालना शुरू किया और कुछ देर बाद एक चेयर पर आकर बैठ गई। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और इवान एक पैकेट के साथ अंदर दाखिल हुआ। दरवाज़ा खुलते देख ईशा अपनी जगह से उठ गई और दरवाजे की तरफ देखने लगी। जब इवान ने ईशा को देखा तो उसने हैरानी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हें मेरे घर के बारे में कैसे पता चला? इस कबाड़ खाने को तुम घर कहते हो? ईशा ने इवान के घर पर नज़र दौड़ाते हुए कहा तो इवान ने एक गहरी सांस ली और हाथ में पके पैकेट को टीन के डिब्बे पर रखते हुए कहा, जिनके सिर पर छत नहीं होती उनके लिए एक छोटा सा डिब्बा भी घर के समान होता है। क्या हो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि अब ये मॉल टूटने वाला है और अब तुम्हारे सर ये छत हटने वाली है? ईशा ने इवान की तरफ बढ़ते हुए कहा। ईशा को अपनी तरफ बढ़ते देख इवान ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, तो क्या तुमने इस मॉल को सरकार से खरीद लिया है? हाँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे लिए एक और घर का इंतजाम कर दिया है, ईशा ने इवान के बिल्कुल करीब आते हुए कहा। इवान ने ईशा से दूर होने के लिए जैसे अपने कदम पीछे लिए तो उसका पाँव स्क्रू ड्राइवर पर चला गया, जिससे इवान अपना बैलेंस खोकर जमीन पर गिर गया और ईशा भी उसके ऊपर गिर गई। इवान ने जब अपना सर सहलाते हुए सामने देखा तो उसने पाया कि ईशा उसके सीने पर अपनी ठुड्डी रखकर उसे बड़ी शिद्दत से देख रही है। एक बात बताओ, तुम बेड्स क्यों नहीं रखते? ईशा ने इवान से पूछा तो इवान ने उसकी बात का जवाब देते हुए रूखे स्वर में कहा, क्योंकि मुझे दाढ़ी रखना पसंद नहीं, अब हटो मेरे ऊपर से। ये कहकर इवान ने ईशा को हल्का सा धक्का दिया और उठने लगा। जैसे ही दोनों उठकर खड़े हुए तो एक कोने से चूहा निकला और इवान के पैर पर चढ़कर भागने लगा। मम्मी मम्मी मम्मी, ये कहते हुए इवान उछलते हुए ईशा के गले लग गया और अपनी आंखें बंद करी। इवान के अचानक ऐसा करने से ईशा थोड़ी हैरान तो हुई, लेकिन उसे अच्छा भी लगा। अरे डरने की कोई बात नहीं है, वो बस एक चूहा था, ईशा ने इवान की पीठ से हिलाते हुए कहा। इवान ने ईशा के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत की और डरते हुए कहा, वो मुझे चूहों से डर लगता है, क्या हादी ने उसे पकड़ लिया? इवान का ये सवाल ईशा को समझ नहीं आया तो उसने इवान से पूछा, तुम किसकी बात कर रहे हो? अरे हादी, मेरा बिल्ला, क्या उसने चूहे को पकड़ लिया? इवान ने ईशा को गले लगाए कहा। ईशा ने जब चूहे की तरफ देखा तो उसने पाया कि एक सफ़ेद बिल्ला उस चूहे को अपने मुंह में दबाए कमरे से बाहर जा रहा है। उसने इवान से कहा, हाँ, उसने चूहे को पकड़ लिया है और वो उसे बाहर ले गया। ईशा की ये बात सुनकर इवान राहत की सांस लेते हुए ईशा से अलग हुआ और पास रखा पानी का बोतल उठाकर पानी पीने लगा। इतना बड़ा हो गया है और एक चूहे से डरता है, लगता है इसका शरीर ही बड़ा हुआ है, बाकी दिमाग तो इसका बच्चे जैसा ही है, ईशा ने अपने मन में कहा। सॉरी, मैंने तुम्हें गले लगा लिया था, बताते हुए शर्म तो आ रही है, लेकिन यह मेरा डर है कि मैं अब भी चूहों से डरता हूँ, इवान ने कुछ पल झिझकने के बाद कहा। जिस पर ईशा ने इवान को टोंट मारते हुए कहा, उस दिन रेस्टोरेंट में तुम मेरे आगे बड़े निडर होकर कह रहे थे कि तुम मुझसे नहीं डरते, लेकिन आज मुझसे 10 गुना छोटे जानवर से डर गए। ईशा की ये बात सुनकर इवान ने अपना मुंह बना लिया और वो इधर उधर देखने लगा। खैर, ये सब छोड़ो, क्या तुम जानना नहीं चाहते कि तुम्हारा नया घर कौन सा है और कहाँ पर है? ईशा ने सीधा मुद्दे पर आते हुए इवान से पूछा। जिस पर इवान ने कुछ देर सोचा और ईशा से पूछा, कौन सा है? जहाँ तुम रहने वाले हो वो मेरा घर है, और शादी के बाद तो वैसे भी हम वही रहने वाले हैं, ईशा ने कैशुअली कहा तो इवान भड़क उठा और उसने गुस्से में कहा, देखो, अपना ये ड्रामा कहीं और जाकर दिखाओ। और तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा? शक्ल देखी है अपनी, क्यों मैं खूबसूरत नहीं हूँ? और अभी अभी तुमने मुझे हक किया है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? ईशा ने इवान की आंखों में देखते हुए मदहोशी भरी आवाज में कहा। वहीं ईशा की बात सुनकर इवान की नज़र ईशा के चेहरे पर कुछ पल के लिए ठहर गई। गोरा रंग, नीली आंखें, हल्के गुलाबी होठ और डार्क ब्राउन सिल्की बाल। इवान कुछ पल के लिए ईशा की खूबसूरती में खोसा गया, लेकिन जल्द ही वो होश में आया और उसने अपना मुंह फेरते हुए कहा, तुम्हारी शक्ल मामूली लड़कियों जैसी है, तुम्हारे पास सिर्फ पैसा है जिसके दम पर तुम उड़ती हो, वरना बिना पैसों के तो तुम्हें कोई भाव भी ना दे। तुम जो भी कहो, लेकिन शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी, अब इसे मेरा प्यार समझो या जिद, ईशा ने इवान के करीब आते हुए कहा। इस वक्त दोनों को एक दूसरे की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। जहां एक तरफ ईशा के दिल की धड़कन बिल्कुल नॉर्मल थी तो वहीं इवान की धड़कन स्पोर्ट्स कार जितनी स्पीड से धड़क रही थी। तभी ईशा ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद इवान ने अपने सपने में भी नहीं की थी। ईशा ने आगे बढ़कर इवान को किस कर लिया।
दोनों के होठ आपस में मिलते ही इवान ने झट से ईशा को खुद से दूर किया और धक्का देते हुए कहा, गेट आउट ऑफ माई हाउस। तुम भूल रहे हो, अब ये तुम्हारा घर नहीं रहा। ईशा ने हंसते हुए कहा तो इवान ने गुस्से में कहा, जाती हो या तुम्हें धक्के मारकर निकालूं? जाती हूँ बाबा, लेकिन शादी वाली बात पर गौर करना। जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं कह देते तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। ईशा के इतना कहते ही इवान उसे मारने के लिए उसके पीछे भागने लगा। वहीं ईशा भी भागते हुए इवान के कमरे से बाहर निकल गई और पास बनी लॉबी में एक खंबे के पीछे छुप गई। उस खंबे के पीछे इवान का बिल्ला हाडी बैठा था। हाडी को देखकर ईशा ने उसे अपने गोद में उठा लिया और उसके साथ खेलने लगी। वहीं इवान ने जब ईशा की आवाज़ सुनी तो वो ईशा के सामने जाकर खड़ा हो गया। मेरा हाडी मुझे वापस करो। ये कहते हुए इवान ने जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया तो ईशा ने अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा, पहले मुझे ये बताओ कि तुमने इसका नाम हाडी क्यों रखा? तभी मैं तुम्हें ये बिल्ला दूंगी। ऐसा बचकाना सवाल सुनकर इवान ईशा को ऐसे देखने लगा जैसे वो किसी पागल को देख रहा हो। कुछ सेकंड बाद उसने ईशा से कहा, मुझे हाडी नाम पसंद है इसलिए मैंने रखा। खुश, चलो मुझे हाडी वापस दो। अब तो ये तुम्हें मुझसे शादी करने के बाद ही वापस मिलेगा, ईशा ने जाते हुए कहा तो इवान ने ईशा का हाथ पकड़ा और उससे हाडी को लेने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद इवान ने ईशा के हाथ से हाडी को ले लिया, लेकिन इस बीच दोनों एक बार फिर एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। क्या है ईशा की इवान से शादी करने के पीछे की वजह? क्या इवान कभी इस शादी के लिए हाँ कहेगा? ये जानने के लिए कमेंट करें।